अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ साबिक सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पे, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी बात करें कि उनका टेन्योर कैसा गुजरा, उनकी ने जो कमांड किया पाकिस्तान को वो कैसी रही। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। जनरल मुशर्रफ ने 99 में कू लगाया था, और जब ये कू लगाया था उससे पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वीक हो गई थी। तकरीबन 1.5 बिलियन या पौने 2 बिलियन डॉलर के स्टेट बैंक के रिजर्व थे उस वक्त। तो पाकिस्तान की उस वक्त पोजीशन ये थी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए थे, दुनिया की तरफ से एक प्रेशर भी था पाकिस्तान पे। और तीसरी चीज़ ये कि कारगिल की जंग हुई थी और मियाँ साहब के इख्तलाफात बढ़ गए। और उससे पहले मियाँ साहब एक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को फारिग कर चुके थे। जब उन्होंने कू लगाया तो उससे थोड़ी देर पहले एक वाक़या पेश आया कि जब जनरल मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे तो उनके जहाज़ को पाकिस्तान में लैंड करने की इजाज़त नहीं मिली। उनका काफ़ी देर ये चलती रही डिबेट कि हमें लैंड करने दें, हमारे पास फ्यूल नहीं है, हम कहीं और नहीं जा सकते। तो उस वक़्त एयर टावर से ये कम्युनिकेशन पास की गई कि आप इंडिया लैंड करते हैं, जिस पे जनरल मुशर्रफ ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि हम इंडिया तो नहीं लैंड करते, हम यहाँ ऊपर ही तबाह होंगे या फिर हम पाकिस्तान। खैर इसी असना में जो कोर कमांडर्स थे पिंडी के और जो साइड के, उन्होंने जाके एयरबेस पे कब्ज़ा किया और उसको सेफ पैसेज दिया जहाज़ को, फिर लैंड हुआ और फिर उस वक़्त कू लग गया पाकिस्तान में। अच्छा, जब वो कू लगा तो जनरल मुशर्रफ ने कुछ उनके जो 3 साल थे, जिसको सनहरी दौर भी कहा जाता है उनके कू का और उनके सारे टाइम पीरियड का, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे काम किए और बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस लेके आए। ऑल्दो उनके बहुत सारे काम गलत भी थे और अच्छे भी थे, लेकिन हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या उनके अच्छे थे और क्या ही बुरे थे। अब जनरल मुशर्रफ के उस वक़्त बहुत अच्छे काम थे, जैसे कि जनरल मुशर्रफ ने जो बैंकिंग सेक्टर है उसको बहुत तरक्की दी। आज जो हम लीज़ पे गाड़ियाँ लेते हैं और ईज़ी लोन्स मिल जाते हैं, ये जनरल मुशर्रफ के टाइम का एक कारनामा था। फिर जनरल मुशर्रफ ने एक और अच्छा काम ये किया था कि एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। उस वक़्त के उनके जो एजुकेशन के एडवाइज़र थे और जो पाकिस्तान के मोस्ट डेकोरेटेड साइंटिस्ट भी माने जाते हैं, डॉक्टर अताउर रहमान, उन्होंने ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने उस वक़्त 5000% एजुकेशन का बजट बढ़ाया, लोगों को पीएचडीज़ करने बाहर भेजा और फ्री बुक्स, फ्री यूनिफ़ॉर्म्स बच्चों को दिया और इस तरह के बड़े अच्छे-अच्छे काम किए, जिससे पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो ज़्यादा हुई, उसका फ़रोग़ ज़्यादा हुआ। ये 2 बड़े काम थे उनके। फिर तीसरी चीज़ ये कि उन्होंने बलदियाती जो इदारे थे उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, ताकि जो एक ग्रास रूट लेवल का बंदा है उसके मसाइल ईज़िली सॉल्व हो सकें। इस तरह के जनरल साहब के बहुत ज़बरदस्त काम थे जिनकी तारीफ़ें आज भी लोग करते हैं। और जिस तरह उन्होंने मीडिया को आज़ाद किया, लोगों को खुली राय देने की इजाज़त दी, मतलब वो स्टूडेंट के साथ बैठा करते थे और खुली तनकीद लिया करते थे। तो ये उनके काम बड़े अच्छे थे अपने टाइम में और लोगों ने उनको बड़ा एप्रिशिएट किया। अब ये तो उनके थे अच्छे काम। बुरे कामों में उनके जो 2 मेन हाइलाइटेड बुरे काम गिने जाते हैं, बल्कि मैं तो 3 कहूँगा। वो सबसे पहला ये था कि वॉर ऑन टेरर में शमूलियत। अच्छा, वो शमूलियत तो हमारी बनती थी और हमने करनी ही करनी थी, क्योंकि उस वक़्त दुनिया का हाल ये था। मतलब उस वक़्त दुनिया की एक सोल सुपर पावर थी जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके आगे ना ईरान बोलता था, ना उसके आगे सऊदीया बोलता था, ना ही आज का चाइना बोलता था। तो उस वक़्त और पाकिस्तान के आप $1.5 बिलियन रिज़र्व्स में हो और आप फिर ये उम्मीद करें कि हम अमेरिका के आगे हम अकड़ेंगे भी और उनकी बात नहीं मानेंगे, तो ये बात समझ नहीं आती, ये होगा कैसे? लोग तनकीद तो बहुत करते हैं कि क्या किसी के पास दूसरा है वे कि हम क्या करते अगर अमेरिका की बात ना मानते? चलें, अमेरिका की बात ना मानते, फिर वो जो टेररिस्ट हमारे पास आए हुए थे, जो तालिबान हमारे पास आए हुए थे, पाकिस्तान में थे, अल-कायदा के लोग पाकिस्तान में थे, उन्होंने इधर क्या करना था? उन्होंने वही करना था जो आज कर रहे हैं, पाकिस्तान अनस्टेबल ही रहना था। तो आपको एक फ़ैसला करना था कि आपने इनकी पनाहगाह बनना है टेररिज़्म की, या आपने इनके ख़िलाफ़ लड़ना है। तो ये उस वक़्त पाकिस्तान इन क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ था। तो ये आज के हालात को देख के उसकी चीज़ का फ़ैसला करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये उनका पहला था। लेकिन मेरा यहाँ पे मुद्दा ये है कि जनरल साहब ने सही नेगोशिएशंस नहीं की। जो हमने डील उनके साथ की और जो भी हमने गिव एंड टेक किया, हम ज़्यादा कर सकते थे, हम ज़्यादा अपने फ़ेवर में वो डील करवा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सकी। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि एनआरओ, जनरल साहब ने जितने पुराने केसेस थे सियासतदानों के और सियासी वर्कर्स के, वो ख़त्म कर दिए। उससे मसला ये आया कि जो पुराने सारे जो लोग थे जो छुप गए थे या जो भाग भूग गए थे, वो वापस पाकिस्तान आ गए और उन्होंने आके अपनी सियासत भी की और जो काम कर रहे थे उन्होंने किया। तो इसकी तरफ से उन पे एक बड़ा बैकलैश आता है कि आपको ये एनआरओ नहीं देना चाहिए था। इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे जिनके केसेस माफ़ हुए, डिप्लोमेट्स, पॉलिटिकल वर्कर्स,
पॉलिटिशियंस बड़े और इस तरह के बहुत लोग थे जो शामिल थे और फ़ायदा उन्होंने इस चीज़ से उठाया। अब उस वक़्त जो हालात थे वो ये थे कि जनरल मुशर्रफ का दौर ख़त्म हो रहा था और उनको एक एग्ज़िट चाहिए था और पाकिस्तान को कोई एक क़यादत चाहिए थी जो पाकिस्तान की क़यादत कर सके। वो अगला कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं हो सकता था, वो कोई अननोन सियासतदान नहीं हो सकता था क्योंकि लोग उसको जानते नहीं थे। तो ऑब्वियसली इनको ही वापस लाना था, एक वजह ये भी थी और दूसरी वजह ये थी कि अमेरिकन्स को शदीद नफ़रत होने लग गई थी जनरल मुशर्रफ से। तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को लाने का फ़ैसला किया, तो उसकी वजह से भी ये एनआरओ दिया, तो ये भी एक बात कही जाती है। लेकिन जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि जनरल मुशर्रफ थे। तो ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्होंने बखूबी नहीं निभाई। खैर ये तो सारी बातें थीं और एक आखिरी जो इसमें चीज़ थी वो थी कि जो MQM को खड़ा करना और मिलिटराइज़ करना। इसने आगे हमने देखा कि पाकिस्तान को स्पेसिफिकली कराची को बहुत नुकसान दिया कि इनको जो मिलिटराइजेशन हो गई उनकी और जो उन्होंने वेपन्स उठा लिए, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा कराची को। कराची फिर एक दहशतगर्दी की लहर में दाखिल हो गया। तो ये जनरल मुशर्रफ के कुछ अच्छे काम थे और कुछ बुरे काम थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक मिलिट्री डिक्टेटर थे और ये आइन शिकन थे, तो अब इनको क्या इसी तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए जिस तरह लोग कह रहे हैं या नहीं? इसमें मेरी जो राय है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि जब एक मिलिट्री डिक्टेटर है वो आइन रोंद के आ गया, हमारी बहुत दुश्मनी होगी, आइन रोंद के आ गया। लेकिन क्या वो डेमोक्रेट्स, क्या वो जो सियासतदान जो रोज़ आइन को रोंदते हैं, जो 14 बंदे मार दें दिन दहाड़े और उनसे कोई पूछे ना, तो वो बुरे नहीं हैं। वो अरबों खरबों रुपया पाकिस्तान का खा जाएँ और फिर वो डेमोक्रेट्स के डेमोक्रेट्स रहते हैं। वो अपने लिए आइन को अमेंड करें, अपने केस माफ़ कराएँ, वो डेमोक्रेट्स के डेमोक्रेट्स ही हैं। वो सब चीज़ें नाजायज़ करें, लेकिन उनको हमने बहुत इज़्ज़त देनी और बहुत शान और शौकत से नवाज़ना है। क्यों उन्होंने आइन को उस तरह नहीं रोंदा जिस तरह एक डिक्टेटर ने रोंदा? फ़र्क है थोड़ा-सा। बात दोनों में सेम है कि भाई इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, सिटीज़न्स के साथ जो आपने अहद किया है आप वो नहीं निभा रहे। तो मेरे लिए या एक आम बंदे के लिए हमेशा मुझे तो वो पसंद आएगा बंदा जो मेरे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो मेरी बात सुने, मेरे लिए रोज़गार बनाए, मेरे लिए एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का मुझे मौका दे। अगर एक सियासतदान ये सारी चीज़ें करता है आइनी तकाज़ों में रह के, तो मेरे लिए वो फिर किसी भी डिक्टेटर से ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे ही अगर कोई डिक्टेटर आइन को रोंद के आता है और ये सारी चीज़ें करता है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा बाइस इज़्ज़त है। तो मैं ये आइन वाले चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो अमीर आदमी है या ताकतवर आदमी है, वो इसको किसी भी तरह से अमेंड कर सकता है अपने मफाद के लिए, या कोई ताकतवर आदमी है तो वो उसको रोन देगा, क्यों? उसके पास ताकत है। तो मैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान उस वक़्त $1.5 बिलियन पड़ा था और पाकिस्तान डूब जाता, तो आपने फिर पाकिस्तान को बचाना था या आपने कहना था कि आइन पाकिस्तान रहे? क्योंकि पाकिस्तान पहले बना था, फिर 1973 में जाके ये आइन बना था। तो पाकिस्तान चल सकता है आइन के बगैर भी, एक मोटे से कानून के साथ भी, लेकिन अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो ये आइन पाकिस्तान और ये फलाना जो भी हम सारा दिन सुनते हैं वो भी नहीं होगा। तो ये एक मेरी वीडियो थी कि मैं अपने तासुरात का आपके साथ इज़हार कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सीखने को कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।